हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा ज्योग्राफी में जो टॉपिक होगा वो कौन-सा होगा? भारत में पशुपालन, ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। इसके तहत जो होता है, जो योजनाएँ चलाए गए हैं यानी मिशन चलाए गए हैं, जैसे गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गया, ऑपरेशन फ्लड हो गया, राष्ट्रीय आपका किसान मिशन हो गया। ये सब जो जितने भी आपका मिशन या योजनाएँ चलाए गए हैं, वो भी मैं आपके साथ इसमें लाया हूँ। और सेकंड जो टॉपिक होगा आपका भारतीय खनिज, ठीक है? भारतीय खनिज होंगे और उनके योजनाएँ। जैसे आपका राष्ट्रीय आपका मिनरल पॉलिसी आया था 2019 का, तो उसके बारे में भी मैं आपके बताया हूँ इस क्लास में। तो प्लीज़ आप लोग जो है कि पूरी क्लास आप लोग कीजिए, ठीक है? देखिए उसके बाद क्या हम लोग चलते हैं, पूरे टॉपिक करवाने के बाद आपको मैं आपके लिए क्या है एमसीक्यू लाता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं समझिएगा कि सिर्फ़ क्लास को ऊपर से देख के लग रहा होगा कि सिर्फ़ इसमें एमसीक्यू ही है। एमसीक्यू के साथ में क्या है आपके लिए, देखिए आपका लगभग आपका 30 पेज तक आपका क्या है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी लगाया गया है, ठीक है? तो ये आप थोड़े से देखिए 28 पेज से हमारा जो है एमसीक्यू स्टार्ट है 28वां पेज से, और बाकी जो है 2 पेज 2 पेज नंबर 2 से आपका 28 तक क्या है कि 27 तक क्या है हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी है। तो प्लीज़ जो भी है आप सोचते होंगे कि मतलब ऊपर में या टॉपिक में लिखा गया कि एमसीक्यू है, एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू जो है आपका टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू चल रहा है। यानी पहले आपका टॉपिक का पूरी तरीक़ा से आपका क्या होगा एनालिसिस होगा, उसके बाद जो भी उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी वर्ड आएँगे, उनको भी मैं आपका कॉम्प्लिकेटेड से सिम्प्लिफिकेशन करूँगा, ओके? तो ये बात आप हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, जो भी नए लर्नर हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो हमारा एक छोटा-सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का, तो वो आप लोग पूरा करवाइए। आप लोग जल्दी से जल्दी जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग कीजिए सब्सक्राइब, और अपने भाई-बहन जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके फैमिली सहपाठी जो भी हैं, आप उनको बोलिए और उनसे आप सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है? ताकि आपको 1000 जो भी पहले सब्सक्राइबर होंगे ना, जो भी पहले सब्सक्राइबर होंगे उनके वेब्स अकेडमी के तरफ से हमारे जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी चैनल से यानी वेब्स अकेडमी की तरफ से आपको स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, और प्लस में आपको क्या है जो जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24, उससे भी आप जुड़िए ताकि आप अपने वहाँ पे अपनी जो भी माँगे हो या आपकी क्या क्वेरी है, वो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और अपनी माँगों को रख सकते हैं। और प्लीज़ एक छोटा-सा लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, और जो भी पिछले जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट रहते हैं। देखिए क्या है कि लगभग मैं देख रहा हूँ कि भारत की जलवायु में 90 प्लस जो है 90 प्लस जो है लोग देख चुके हैं। सिर्फ़ आप भारत की जलवायु पढ़ने से थोड़ी होगा कि ज्योग्राफी आपका हो जाएगा। उसके बाद भारत की मृदा भी आपका लगभग लगता है 80 प्लस होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी व्यूअर है ना, प्लीज़ आप लोग सारे टॉपिक को कीजिए क कंप्लीट कीजिए। देखिए आपका पॉलिटी का इसी तरीके से पॉलिटी भी मैं पूरे डिटेल में भी आपका एमसीक्यू करवा चुका हूँ, तो पॉलिटी का जो भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी आप जाके प्लेलिस्ट में पॉलिटी का देख सकते हैं। और हिस्ट्री में आपका रुका हुआ है, लेकिन उसमें भी 5 क्लास करवा दिया गया है, लेकिन वो आज से क कंटिन्यू ही रहेगा आपका। तो हिस्ट्री का भी आप पूरे क्लास को आप देखिए, इससे पता है आपका जो भी 72वीं बीपीएससी वाले हैं कम से वेटेज जो है आपका लगभग आपका पॉलिटी का भी आपका 5 से 6 यहाँ से आपका क्वेश्चन्स आते हैं, ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन्स आते हैं, और प्लस में हिस्ट्री से आपका लगभग टोटल हिस्ट्री मिला के आपका 30 क्वेश्चन्स एबव रहते हैं। तो देखिए आपका कितना हो गया 30 6 36 होता है 46 क्वेश्चन्स जो है आपका 46 नंबर का जो क्वेश्चन्स है आपको मात्र ये 3 क्लास पूरा ही करवा रहा है। और 14वीं जेपीएससी का आपका पॉलिटी का वेटेज बहुत सा ज़्यादा है, आपका लगभग 10 से 15 क्वेश्चन्स आते हैं, ज्योग्राफी भी आपका लगभग 10 क्वेश्चन्स आते हैं, हिस्ट्री भी आप लोग का लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग ये 40 क्वेश्चन्स आपका वेटेज है, ठीक है? और देखिए बीपीएससी एईडीओ वाले आपका हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपके 20 प्लस बनते हैं, आपका 10 प्लस आपका ज्योग्राफी से बनते हैं और 10 प्लस आपका पॉलिटी से बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है? यूपीपीसीएस वाले आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका 30 प्लस आपका हिस्ट्री से बनते हैं, तो प्लीज़ आप लोग फोकस कीजिए, और आपका 20 मतलब ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी दोनों क्वेश्चंस रहते हैं, यानी लगभग आपका 40 प्लस
तीनों एग्ज़ाम, चारों एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेहतरीन है। और बीपीएससी टीचर जो भी आपका जिनका भी ज्योग्राफ़ी है स आपका जो भी ज्योग्राफ़ी वाले हैं, पॉलिटी वाले हैं, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उनका भी क्वेश्चन्स यहाँ से बनते हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए हुए, ठीक है? तो आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब्स अकेडमी पर, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये कौन-सा है आज का टॉपिक? भारत में पशुपालन, ठीक है? पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। क्या है इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं, क्या है? देखिए, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा हम लोग के लिए। क्या है? पशुपालन भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण है। क्या है? पशुपालन भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी मतलब जो हमारा भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? कृषि अर्थ आधारित अर्थव्यवस्था है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, पोषण और आय का मुख्य स्रोत है। कौन? आपका पशुपालन, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत में विश्व उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान पे है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप याद रखिएगा कि भारत विश्व में दूध उत्पादन में कौन-सा रैंक पे है? तो फर्स्ट रैंक पे है। तो ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। आप लोग को हो सके तो शॉर्ट नोट्स जो है ना आप बनाते चलिएगा, ताकि आपको बेनिफिट होगा। आगे जब रिवीजन कीजिएगा आप, तो ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके? चलते हैं, आपका आगे क्या बोल रहा है कि पशुपालन के प्रकार क्या देखते हैं। पशुपालन का जो प्रकार है वो हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। तो देखिए, डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री, ओके? आपका मछली पालन यानी फिशरीज़, संबंध क्षेत्र जो है ये इनके प्रकार हैं पशुपालन के। तो पशुपालन में ये सब आते हैं, फिशरीज़ भी पशुपालन में ही आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत में पशुपालन का वितरण क्या है, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा-सा। देखिए, पहला जो है डेयरी पशुपालन। क्या है? प्रमुख राज्य जो है यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। कारण यहाँ क्यों है जो आपका डेयरी का पशुपालन करने के लिए यहाँ पे, तो उसके पीछे रीज़न है कि चारे की उपलब्धता यहाँ आसानी से है, जलवायु अनुकूलन है, सहकारी संस्थाएँ जैसे अमूल हो गया, ये जैसी संस्थाएँ हैं जो इनकी दूध का मतलब सही मार्केट तक मतलब पहुँचाने में मदद करते हैं, ठीक है? और दूसरा क्या है आपका भेड़ पालन। भेड़ पालन का प्रमुख क्षेत्र कौन-सा है? राजस्थान हो गया, जम्मू-कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ के लोग ज़्यादा भेड़ पालन करते हैं, तो उसके पीछे कारण है शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु होता है यहाँ पे, विस्तृत यहाँ पे चारागाह है, तो इसके कारण यहाँ पे भेड़ पाला जाता है। अगला है, क्या है कि बकरी पालन, ठीक है? बकरी पालन प्रमुख राज्य कौन-सा है? यूपी हो गया, ठीक है? बिहार में देखिए बकरी पालन किया जाता है, पश्चिम बंगाल में बकरी पालन किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। गरीब एवं सीमांत किसानों के लिए ये उपयुक्त है, कौन-सा? बकरी पालन के लिए, बकरी पालन, ओके? अब अगला जो है सूअर पालन। सूअर पालन का प्रमुख क्षेत्र हो जाता है पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में आर्द्र जलवायु अनुकूलन इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला जो है मुर्गी पालन, ठीक है? मुर्गी पालन प्रमुख राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, ये सब जो है तेजी से बढ़ता वाणिज्य क्षेत्र। देखिए, मैं आज ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बारे में मुर्गी पालन के लिए आपका एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में यानी H5N1 के बारे में मैं आज ही पढ़ाया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो भी द हिंदू का क्लास नहीं देखे हैं, तो जाके आप देख लीजिएगा। H151 H1 H1 H5N1 के बारे में, आपका बर्ड फ्लू के बारे में मैं पूरे डिटेल से पढ़ाया हूँ, और ये तमिलनाडु में किस कारण हो रहा है, पोल्ट्री के बारे में भी आया था, पोल्ट्री फार्म के बारे में भी आया था, ओके? अगला जो है आपको मैं देखिए कहीं न कहीं आपको रिलेट करके मैं बता भी देता हूँ कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। तो प्लीज़ आप लोग वैसे चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ चलिए तो सही आप एक बार भरोसा करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? आपकी रिज़ल्ट किस बेसिस पे आएगा, देख लीजिएगा। जब रिज़ल्ट आपका बहुत जल्दी, तो रिज़ल्ट में भी अगर जेपीएससी पहले ले रहा है, तो जेपीएससी का ही पहले रिज़ल्ट आएगा। मैं उसमें भी आपको दिखा दूँगा कि कितने क्वेश्चन्स हमारे लड़े हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है बीपीएससी एईडीओ का पेपर भी होने वाला है आपका लगभग आपका अप्रैल में ही, तो वो भी देखिएगा, ठीक है? अन्य एग्ज़ामों का भी मैं आपका
तुलनात्मक कंपैरिजन करके मैं बताऊँगा कि क्या आता है यहाँ पे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। पशुपालन के लिए अनुकूल भौगोलिक कारक क्या है? तो पहला तो है जलवायु होना चाहिए, दूसरा आपका चारागाह का उपलब्धता होना चाहिए, थर्ड आपका जल संसाधन होना चाहिए, फोर्थ आपका बाजार एवं परिवहन सुविधा होना चाहिए, फिफ्थ आपका नस्ल सुधार कार्यक्रम भी आवश्यक है, ठीक है? भारत में पशुपालन का महत्व क्या है? राष्ट्रीय आय में योगदान है इनका, ठीक है? ग्रामीण बेरोजगारी में कमी लाती है, पोषण सुरक्षा जैसे दूध, अंडा, मांस जो होता है, पोषण सुरक्षा हमारा देता है, ठीक है? कृषि पर निर्भरता में कमी आती है इससे, ठीक है? सरकारी पहल क्या-क्या है? तो आपका राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ऑपरेशन फ्लड मिशन, आपका राष्ट्रीय डेयरी योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आपका पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम। देखिए, मैं आपका यहाँ से राष्ट्रीय पशुधन मिशन हो गया, ऑपरेशन फ्लड हो गया, आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये 3 मिशन जो है आपको मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो मेरा यही पर्पस है कि जो भी मिशन भी आए, योजना भी आए, आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाए। तो चलते हैं हम लोग पहले इसी का जो पहल है, ठीक है? तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ठीक है? एनएलएम, ठीक है? तो आपका देखते हैं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब शुरुआत हुआ है? तो वर्ष 2014 में। कब हुआ है? वर्ष 2014 में आपका यहाँ पे क्या हुआ है कि ये शुरुआत हुआ है। कौन-सा? राष्ट्रीय पशुधन मिशन। नोडल मंत्रालय कौन-सा है? मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। कौन-सा नोडल मंत्रालय हो गया? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय हो गया। उद्देश्य क्या है? पशुधन क्षेत्र का सतत विकास करना। किसका? राष्ट्रीय पशुधन का मिशन का उद्देश्य जो है पशुधन क्षेत्र का सतत विकास करना। दूसरा क्या है? ग्रामीण आय और रोजगार बढ़ाना, ठीक है? थर्ड क्या है? पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करना, ठीक है? और इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य जो हम माना जाता है, पशुधन उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार करना, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण करना, चारे एवं चारे की बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पशुपालकों की आय दोगुनी करने में योगदान देना, स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देना, ठीक है? इसका उद्देश्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के प्रमुख कंपोनेंट हैं, यानी सॉरी, घटक हैं। तो पहला जो घटक है आपका पशु आपका पशु नस्ल विकास, ठीक है? ब्रीड डेवलपमेंट, ठीक है? क्या है? स्वदेशी गाय जो हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया की नस्लों को सुधार करना है। कृत्रिम गर्भधान को एआई के द्वारा जो गर्भधान होता है उसको बढ़ावा दिया दिया जाना है। नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाना, ठीक है? तो ये पहला घटक है। दूसरा घटक है आपका कंपोनेंट चारा एवं चारा विकास करना, फीड एवं फोडर डेवलपमेंट करना, हरे और सूखे चारे की उपलब्धता को बढ़ाना, चारा बैंक की स्थापना करना, चारागाह का विकास करना। ओके, अगला है हमारा कौन-सा मिशन है आपका? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। ये कब शुरुआत हुआ? इसकी भी शुरुआत 2014 में हुआ है। नोडल मंत्रालय जो है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत इसकी आता है। यह मिशन राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, उसी के अंतर्गत एक उप योजना है। लेकिन आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और पूछे भी जाएँगे, ठीक है? उद्देश्य क्या है? स्वदेशी गाय एवं बैल नस्लों का संरक्षण एवं विकास करना, ठीक है? आपका जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, उसका क्या उद्देश्य है? स्वदेशी गायों एवं बैल नस्लों का संरक्षण और विकास करना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के प्रमुख उद्देश्य, पहला तो होगा स्वदेशी नस्लों की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना, दूध उत्पादकता में वृद्धि लाना, थर्ड आपका स्वदेशी नस्लों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा देना, और हमारा जो फोर्थ होगा आपका किसानों की आय में वृद्धि लाना, ठीक है? तो ये हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है। अब इसके घटक कौन से हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के प्रमुख घटक? तो गोकुल ग्राम, ठीक है? देखिए, गोकुल ग्राम इसमें एक आपका घटक है। स्वदेशी गोकुल ग्राम क्या करता है? स्वदेशी नस्लों के संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ठीक है? देशी गायों का व्यवस्थित विकास किया जाता है। ग्रामीण आजीविका से जुड़ा हुआ होता है। कौन? आपका गोकुल ग्राम, ठीक है? नस्ल सुधार कार्यक्रम, जैसे कृत्रिम गर्भधान किया जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाले सांडों का उपयोग किया जाता है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन आपका दिया जाता है, ठीक है? सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग किया जाता है, ओके? तो ये आप याद रखिएगा।
थर्ड क्या है इसका, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण करना, यानी संकटग्रस्त नस्लों का संरक्षण, नस्ल पंजीकरण और डेटाबेस तैयार करना। फोर्थ क्या है, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादकता क्या है कि रोग नियंत्रण किया जाना, बेहतर पोषण एवं प्रबंधन किया जाए, ठीक है। अब इसका राष्ट्रीय गोकुल मिशन का महत्व क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, महत्व इसका जान लेते हैं। तो पहला जो है आपका महत्व राष्ट्रीय गोकुल में जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। दूसरा क्या है आपका कि जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल नस्लें आपका बनाना, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करना, ठीक है। थर्ड आपका टिकाऊ डेयरी का विकास करना, ये आपका फोर्थ इसका महत्व रहता है, ठीक है। अगला जो हमारा मिशन होगा वो कौन सा है, आपका ऑपरेशन फ्लड, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यानी श्वेत क्रांति कहा जाता है, ठीक है। श्वेत क्रांति कहा जाता है इसको, यानी आपका रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। शुरुआत इसका 1970 में हुआ। संस्थापक कौन है, प्रमुख व्यक्ति जो है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। यहाँ आप नोट कीजिएगा, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। कार्यान्वयन वन ने जो आपका एजेंसी है वो कौन सा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, ओके। तो ये इसका कार्यान्वयन एजेंसी है। उद्देश्य क्या है इसका, भारत को दूध उत्पादन में आपका आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण किसानों की आय को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड कई चरणों से होकर गुजरा है, मतलब देखते हैं अब इनके चरण। तो पहला चरण जो था आपका 1970 से 80 के बीच में था। यूरोपीय संघ से मिले दूध पाउडर एवं वाटर ऑयल से वित्त पोषण, प्रमुख शहरों को ग्रामीण दुग्ध उत्पादों से जोड़ना था। दूध ग्रिड, मिल्क ग्रिड की स्थापना किया गया पहला चरण में। दूसरा चरण क्या हुआ, दूसरा कब से 1981 से 1985 तक, इसमें सहकारी संस्थाओं का विस्तार किया गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि ग्रामीण दूध संग्रह आपका केंद्र बने, पशु चिकित्सक सेवाओं में सुधार आया आपका दूसरा चरण में। थर्ड चरण जो है 1985 से 1996 में डेयरी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया गया, नस्ल सुधारा गया, चारा विकास किया गया, किसानों की आय में उल्लेखनीय इससे क्या हुआ, वृद्धि आया थर्ड चरण से। अब इसका ऑपरेशन फ्लड के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, तो पहला जो प्रमुख उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, दूध आपका सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना। थर्ड आपका शहरी ग्राम बाजार का एकीकरण करना। आपका फोर्थ जो हो गया आपका क्या है, मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त करना, सीधे आपका बिचौलियों को समाप्त कर बाजार तक पहुंच स्थापित करवाना, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही, तो 3 स्तरीय सहकारी ढांचा आया, जैसे ग्राम, जिला और राज्य, ग्राम से जिला में, जिला से राज्य में। अमूल मॉडल का राष्ट्रीय विस्तार हुआ और किसानों को सीधा लाभ पहुंचा, तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है। उपलब्धियां क्या क्या ये ऑपरेशन फ्लड हासिल किया है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है, ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण हुए हैं, ठीक है। थर्ड आपका फोर्थ यहाँ पे डेयरी उद्योग का आधुनिकीकरण हुआ। और ऑपरेशन फ्लड का जब महत्व हम लोग देखते हैं तो ये देखिए, कृषि पर निर्भरता कम हुई है जब से ऑपरेशन फ्लड हुआ है। दूसरा, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हुआ है। थर्ड आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिला है और सहकारी आंदोलन की सफलता हुई है, ठीक है, प्राप्त हुई है, ठीक है। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक रहेगा आपका, आपका खनिज, भारत में खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक आया, वो फर्स्ट टॉपिक का उतना जो जितना भी मैं आपको करवाया हूँ वो हमारा फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जो भी थे स्कीम और ये आपका पहल, राष्ट्रीय पहल यानी सरकार द्वारा पहल जो जारी किया गया था वो था। अब यहाँ से जो हमें पढ़ना है आपका भारत के खनिज भारत में खनिज संसाधन, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं क्या है। खनिज संसाधन औद्योगिक विकास की आधारशिला है। खनिज संसाधन जो होता है, औद्योगिक जो विकास होता है उसकी क्या आधारशिला होती है। भारत में खनिजों का वितरण असमान है और यह भू संरचना से जुड़ा हुआ है। भारत में मुख्यतः अग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानें पाए जाते हैं, यानी शैलें पाई जाती हैं। खनिजों का वर्गीकरण कैसा किया गया, तो ये भी हम लोग देखते हैं। तो पहला जो वर्गीकरण किया गया है कि धात्विक खनिज, जो मेटालिक मिनरल्स में आते हैं। तो पहला जो हो गया आपका लौह अयस्क हो गया।
लॉयस आयरन ओर जो प्रमुख क्षेत्र कहाँ मिलते हैं, तो ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसका कि कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है आपका उड़ीसा में मयूरभंज और केओंझर में। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज और केओंझर में आपका लोहा सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है। दूसरा है आपका झारखंड के सिंहभूम में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पट्टी में। कर्नाटक में भी मिलता है यानी बेल्लारी, चित्रदुर्ग में। और आपका अब प्रकार कैसा है, तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये प्रकार इसको होते हैं। महत्व क्या होता है, इस्पात उद्योग का आधार ये बनता है कौन, आपका लौह अयस्क। दूसरा है आपका मैग्नीज। मैग्नीज जो है आपका क्या है, प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। ये सब प्रदेशों में यानी राज्यों में मैग्नीज पाए जाते हैं, जिसका उपयोग क्या है, कहाँ किया जाता है, इस्पात, मिश्र धातु या रसायन में किया जाता है मैग्नीज का उपयोग। बॉक्साइट क्या हुआ, थर्ड पे बॉक्साइट आ गया। प्रमुख राज्य जो हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ये बॉक्साइट उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य है। उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में, क्या है, एल्यूमिनियम उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, किसको, बॉक्साइट को। ओके, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आपका अधात्विक खनिज। ठीक है, अधात्विक खनिज हो गया। अधात्विक खनिज में जो पहला आता है आपका अभ्रक, यानी इसको मिक्का बोला जाता है। ठीक है, मिक्का या माइका। ठीक है, ये जो है अभ्रक जो है, माइका जो है, वो प्रमुख क्षेत्र झारखंड बिहार डेल्टा बेल्ट में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश नेल्लोर में पाया जाता है। उपयोग इसको विद्युत में उपयोग किया जाता है, विद्युत बनाने में उपयोग किया जाता है किसको, अभ्रक को। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। प्रमुख राज्य कौन से है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। चूना पत्थर का जो प्रमुख क्षेत्र में जो ये प्रमुख राज्य में जो पाया जाता है, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, लाइमस्टोन का, तो सीमेंट उद्योगों में उपयोग किया जाता है। थर्ड आपका कैसा हो गया, ऊर्जा खनिज, एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स में से कौन कौन आएगा, आपका आपका पहला जो आ जाएगा कोयला आ जाएगा। ठीक है, कोयला। ठीक है, कोयला प्रमुख क्षेत्र जो है झारखंड के झरिया, बोकारो में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल रानीगंज में पाया जाता है। उड़ीसा तालचेर में पाया जाता है। प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। देखिए मैं आपको परसों का जो ये आपका परसों द हिंदू जो हुआ है उसमें आप जाके पढ़िएगा, और कल का जो द हिंदू हुआ है उसमें मैं कोयला के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारे साथ आप लोग अगर बने होंगे तो उनको ज्यादा पता होगा कि किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं और कहाँ से का क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी कंटिन्यू, जो भी नए लर्नर है प्लीज कंटिन्यू कीजिए, और हमारा 1000 का जो सब्सक्राइबर का लक्ष्य है उसको भी पूरा करवाइए। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जब दबाए रखिएगा तो आपको भी जानकारी हमारे क्लास को मिलते रहेगा। ठीक है, और एक लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, असम हो गया, मुंबई हाईवे हो गया, मुंबई हाई हो गया, सॉरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया। उपयोग इसका ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स में। ठीक है, थर्ड हमारा जो है इसमें आपका ऊर्जा में ही, ऊर्जा खनिज में यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम एवं थोरियम, यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम जो है झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है, और थोरियम जो है केरल, तमिलनाडु के तटीय बालू में पाया जाता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। अब देखिए खनिज खनिज संसाधनों का भौगोलिक वितरण क्या है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे आपका छोटा नागपुर पठार जो हुआ, वहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो लोहा, कोयला, अभ्रक तीनों पाया जाता है। लोहा, कोयला, अभ्रक तीनों पाया जाता है। दक्कन पठार में बॉक्साइट और लोहा पाया जाता है। तटीय क्षेत्र में आपका थोरियम और पेट्रोलियम पाया जाता है। अवसादी बेसिन में कोयला और तेल गैस पाया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार में जो क्या क्या मिलता है, लोहा, कोयला, अभ्रक। दक्कन पठार में बॉक्साइट और लोहा मिलता है। तटीय क्षेत्र में आपका थोरियम, पेट्रोलियम मिलता है। अवसादी बेसिन में कोयला, तेल, गैस मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। भारत में प्रमुख खनिज पट्टियां कौन कौन है, तो मिनरल बेल्ट, छोटा नागपुर खनिज पट्टी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पट्टी, और थर्ड आपका बेल्लाचारी चित्रदुर्ग पट्टी, और फोर्थ है आपका अरावली पट्टी। ठीक है, तो ये आपका भारत के प्रमुख खनिज पट्टियां हैं। खनिज संसाधनों का आर्थिक महत्व क्या है, ये थोड़ा सा देखते हैं। पहला जो है औद्योगिक विकास के लिए, दूसरा आपका रोजगार सृजन होता है, थर्ड आपका होता है निर्यात, आय बढ़ती है, फोर्थ आपका क्या होगा, ऊर्जा सुरक्षा होती है। ठीक है,
सरकारी जो पहल है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति, जिला खनिज फाउंडेशन, सतत खनन पर जोर। तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खनिज नीति क्या है, क्योंकि इस योजना के बारे में हम लोग को जरूरी है जानना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय खनिज नीति यानी नेशनल मिनरल पॉलिसी, एनएमपी। तो वर्तमान राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 पहली जो नीति बनाया गया था 1993 में बनाया गया था, ठीक है। संशोधित जो हुआ 2008 में हुआ था संशोधित, और नया नीति जो बन के आया था आपका 2019 में बनाया गया था, ठीक है। नोडल मंत्रालय जो है आपका क्या है, खान मंत्रालय यानी खनिज मंत्रालय यानी खनन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। उद्देश्य क्या है, खनिज क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास करना यानी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ करवाना, ठीक है, डेवलपमेंट करवाना। और दूसरा क्या है, खनन में पारदर्शिता और दक्षता, और निवेश को बढ़ावा देना, ठीक है। ओके, देखते हैं आपका राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से। तो पहला उद्देश्य खनिज उत्पादन में वृद्धि लाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, खनिज अन्वेषण एक्सपांशन को बढ़ावा देना, ठीक है, और आपका एक्सप्लोरेशन को। और फोर्थ जो है हमारा पर्यावरण संरक्षण के साथ खनन करना, ठीक है, स्थानीय समुदाय का विकास करना। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 की अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रमुख विशेषता, उद्देश्य तो हम लोग जान लेंगे कि उत्पादन वृद्धि करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार कराएंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के साथ खनन किया जाएगा, तो ये हमारा उद्देश्य है। और स्थानीय समुदाय का भी विकास करेंगे। यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 की प्रमुख विशेषता कौन कौन है। तो पहला जो विशेषता है आपका सतत खनन, ठीक है, सस्टेनेबल माइनिंग करना, पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम कर देता है, ठीक है। खनन के बाद भूमि पुनर्वास, माइंस क्लोजर एंड रिक्लेमेशन करता है, ठीक है, यानी खनन के बाद भूमि पुनर्वास। अन्वेषण 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 पर अब विशेष बल दिया जा रहा है, ठीक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, अत्याधुनिक तकनीक आ रहा है, जैसे आपका रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, गहरे एवं छिपे खनिज भंडारों की खोज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं महत्व इसकी विशेषताएं बतलाता है। आपका थर्ड जो है पारदर्शी नीलामी प्रणाली, खनिज ब्लॉक की ई नीलामी, भ्रष्टाचार में कमी और राजस्व में वृद्धि आएगी। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, खनिज फाउंडेशन क्या है। खनिज फाउंडेशन क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो जिला खनिज फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो होता है, एक जिला स्तरीय ट्रस्ट होता है, ठीक है, जिसकी स्थापना खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए किया गया है, ठीक है। क्या है ये जिला फाउंडेशन, खनिज फाउंडेशन एक जिला स्तरीय ट्रस्ट है जिसकी स्थापना आपका खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लिए कल्याण के लिए किया गया है। सॉरी, स्थापना और कानूनी आधार क्या है। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 का जो एमएमडीआर एक्ट है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपका सॉरी जो है, और आपका एमएमडीआर एक्ट ऐसे भी द हिंदू में भी मैं करवा चुका हूँ। तो प्लीज जो भी हमारे फॉलोवर हैं द हिंदू का, वो प्लीज आप लोग जो नहीं भी है वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2015 के संशोधन के तहत डीएमएफ को आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को आपका का प्रावधान आया। प्रत्येक खनन प्रभावित जिले में आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो पहला जो है खनन से प्रभावित लोगों को कल्याण और पुनर्वास करवाना, ठीक है। दूसरा क्या है, स्थानीय क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक विकास करवाना। और थर्ड जो है हमारा खनन से होने वाले पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों की भरपाई करना, ठीक है। अब अगला जो है क्या बोल रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के लिए धन कहाँ से आता है। तो वो हम लोग देते हैं खनन पट्टाधारकों, जो माइनिंग लीज होल्डर्स हैं, द्वारा किया गया योगदान, उनके द्वारा वह यह योगदान रॉयल्टी के का एक निश्चित प्रतिशत होती है। यह अनिवार्य है, यह स्वैच्छिक है। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये अनिवार्य है, स्वैच्छिक नहीं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा।
अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डीएमएफ मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का संचालन कौन करता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा। प्रत्येक राज्य अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल खनिज नियम नियम बनाते हैं, ठीक है। और जिला कलेक्टर जो होता है या डीएम जो होता है की प्रमुख भूमिका होती है इसमें। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को समावेशी और सतत खनन का प्रमुख साधन माना गया है। खनिजों को साझा राष्ट्रीय संपदा मानने की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो ये था हमारा क्या था, इतना आपका थ्योरी था, ठीक है। थ्योरी से अब हम लोग चलेंगे आगे, जो बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे वो अब एमसीक्यू पे चलेंगे। तो एमसीक्यू पे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारा जो वेब्स एकेडमी है, जो भी नए लर्नर हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। और जो भी पहले जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए वेब्स एकेडमी की तरफ से स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ओके। और प्लस में क्या है आपके लिए कि टेलीग्राम जो चैनल है वेब्स एकेडमी 24, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका आपका लिंक कॉपी करके आप उसको आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे आप अपना कमेंट या चैट जो भी है के माध्यम से आप वहाँ पे अपनी मांगों को रख सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, और फीडबैक आप दे सकते हैं, ठीक है। और प्लस में एक लाइक इस क्लास पे ज़रूर करते जाइएगा, इस वीडियो पर, ठीक है। और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जो भी मैं पूछा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। हमारा जो अभी स्टार्ट होगा, ये क्या क्या स्टार्ट होने वाला है, अब आपकी एमसीक्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ से जो हमारा हैगा क्या होगा कि एमसीक्यू होगा। तो एमसीक्यू पे चलते हैं। पहला जो हमारा एमसीक्यू कह रहा है, क्या कह रहा है आपका, कि भारत में दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, सही है। दूसरा क्या है हमारा सॉरी, दूध उत्पादन में सहकारी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आपका सहकारी आंदोलन की मुख्य भूमिका रहा है, जैसे मतलब आपका ऑपरेशन फ्लड हो गया, अमूल हो गया, ये सब क्या है, इसके आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। राजस्थान प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ये गलत है। हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा जो है, हरियाणा या पंजाब को आप रख सकते हैं, ठीक है। हरियाणा और पंजाब को आप प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में आप प्रथम स्थान है हरियाणा या पंजाब, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही होगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में भेड़ पालन मुख्यतः किन भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित है? तो ये शुष्क और एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। क्या होता है कि भेड़ पालने के लिए क्या होता है, जो रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल यानी वर्षा कम होनी चाहिए, ठीक है। और खुला चारागाह होना चाहिए। ये चारागाह जो होना चाहिए खुला होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ मिलता है, आपका राजस्थान में मिलता है, और आपका दक्कन पठार में मिलता है, और जे-एंड-के में मिलता है। तो इसके प्रमुख क्षेत्र ये माने जाते हैं। इसलिए क्या है कि यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में सुअर पालन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अनुकूल माना गया है? तो आपका देखिए कौन सा माना गया है, ये आप लोग बताइए। तो पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत सुअर पालन के लिए आर्द्र जलवायु की अधिक सफल माना जाता है, ठीक है। किसको? आर्द्र जलवायु की। आर्द्र जलवायु कहाँ मिलता है हमारा? तो पूर्वोत्तर भारत में मिलता है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक आर्थिक स्वीकार्यता भी अधिक है, और इसलिए पूर्वोत्तर भारत में ये पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए थोड़ा-सा लगाने में यहाँ पे दिक्कत हो गई है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो पशुपालन और प्रमुख राज्य, देखिए डेयरी गुजरात, क्या डेयरी गुजरात है? ये हम लोग देखते हैं। भेड़ पालन आपका राजस्थान, क्या भेड़ पालन राजस्थान में किया जाता है? मुर्गी पालन आंध्र प्रदेश, क्या है मुर्गा पालन राजस्थान में किया जाता है?
तो ये हमारा जो है सही है। डेयरी जो है आपका अमूल का जो डेयरी है, अमूल यहीं का देन है, गुजरात में ही। तो पहला तो हमारा सही हो गया। भेड़ पालन राजस्थान, ये भी सही होगा क्योंकि अर्ध शुष्क वहाँ पे जलवायु पाया जाता है। और मुर्गी पालन जो है आंध्र प्रदेश में अग्रणी मुर्गी पालन राज्य है आंध्र प्रदेश में। तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, भारत में पशुपालन के विकास में निम्नलिखित में कौन सा कारक सबसे कम प्रभावी है? तो कौन सा कारक जो है भारत में पशुपालन के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो ये हमारा हो जाएगा खनिज संसाधनों की उपलब्धता, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्रमुख उद्देश्य जो है आपका स्वदेशी पशु नस्लों का संरक्षण एवं विकास करना। ठीक है, स्वदेशी पशु नस्लों का संरक्षण एवं विकास करना राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है। ये भी आप याद रखिएगा। और ये डेयरी उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। कौन? आपका गोकुल मिशन, यानी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ओके सॉरी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये सही बात है कि यह केंद्र प्रायोजित स्पॉन्सर्ड योजना है जिसमें 60-40 का रेशियो रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करना है। तो ये भी सही है, उत्पादकता बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य में आता है। तो ये मुख्य उद्देश्य जो पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना है। थर्ड में है क्या, यह केवल डेयरी क्षेत्र तक सीमित है। नहीं, ये केवल डेयरी क्षेत्र तक नहीं, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन सभी को ये कवर करता है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत इनमें कौन सा घटक शामिल है? तो ये देखिए कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। पशु नस्ल भी है, विकास भी है, चारा एवं चारा बीज विकास भी है, पशु पालन उद्यमिता का भी विकास है। तो ये आपका ब्रीड फीड एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सभी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चंस कि पशुधन राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सिंपल से जानिए, स्वदेशी पशु नस्लों का संरक्षण एवं आपका विकास करना, विदेशी नस्लों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं है। तो ये भी गलत हो जाता है, इसलिए मांस उत्पादन ये बढ़ावा नहीं देगा। तो ये भी यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह ग्रामीण रोजगार सृजन में सहायक है। तो ये सही है क्योंकि स्वरोजगार और उद्यमिता को ये बढ़ावा देता है। दूसरा क्या है कि यह पालकों की आय बढ़ाने में योगदान देता है। ठीक है, यह पशुपालकों की आय बढ़ाने में योगदान देता है, ये भी सही है। थर्ड क्या है हमारा कि इसका कार्यान्वयन केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। और केंद्र और आपका केंद्र प्लस आपका राज्य का साझेदारी होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन का प्रत्यक्ष रूप से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये आपका खनिज संसाधनों का विकास करना। ठीक है, बाकी सब सारे हैं, चारे की उपलब्धता बढ़ाना, पशु नस्ल सुधार करना, पशुपालन आधारित उद्यमिता लाना। ठीक है, अगला जो है प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जो इसका उद्देश्य स्वदेशी गायों एवं बैल नस्लों का संरक्षण एवं विकास करना। तो ये पहला सही है। दूसरा क्या है हमारा कि यह राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत एक उप योजना है। तो ये भी सही है हमारा। और थर्ड जो है हमारा, इसके अंतर्गत विदेशी दुग्ध नस्लों को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा नहीं है, विदेशी नस्लों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए और ए हो जाएगा, यानी एक और केवल एक और दो। ठीक है, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत गोकुल ग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गोकुल ग्राम का मुख्य उद्देश्य होता है स्वदेशी पशु नस्लों का संरक्षण एवं प्रजनन कराना, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय
गोकुल मिशन के तहत किस तकनीक का उपयोग पशु नस्ल सुधार के लिए किया जाता है? तो कृत्रिम गर्भधारण, ठीक है, कृत्रिम गर्भधारण के लिए ये आपका उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बेहतर सीमन जो सीमेन होता है और वैज्ञानिक प्रजनन तकनीक अपनाई जाती है, ताकि क्लोनिंग यानी जेनेटिकल मॉडिफाई अभी इसका हिस्सा नहीं बना पाया है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्रत्यक्ष लाभ है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जलवायु परिवर्तन मतलब कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल पशुधन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जो है आपका अधिक क्या है, अनुकूल पशुधन। स्वदेशी नस्लें स्थानीय जलवायु के प्रति अधिक सहनशील होता है। इससे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम होते हैं, ठीक है, इसका प्रभाव, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिएगा, यह केवल भैंस नस्लों तक सीमित है, ये ऐसा नहीं है। ये आपका दूध उत्पादन बढ़ाने का केंद्र है, जैव विविधता के संरक्षण में सहायक है, यह किसानों की आय के बढ़ाने में सहायक है। तो ये तीनों सही है, लेकिन इसका सी जो है सही नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑपरेशन फ्लड के संदर्भ में हम लोग थोड़ा-सा बात कर रहे हैं, ठीक है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है कि इसका उद्देश्य भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है? और इसको कार्यान्वयन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। तो ये भी सही है, ठीक है? आपका नेशनल जो आपका डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इस यही लागू करवाया था और यह हरित जो क्रांति का एक भाग है। नहीं, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का भाग है, ठीक है? श्वेत क्रांति, सीखिए इसको, श्वेत क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके? ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण आपका 1970 से 1980 तक था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि यूरोपियन यूनियन से मिले दूध पाउडर, जो यूरोपीय संघ से आपका प्राप्त दूध पाउडर द्वारा वित्त पोषण जुटाया गया था, ठीक है। और इसे दूध ग्रिड की नींव पड़ी थी। इससे क्या पड़ा था, दुग्ध आपका आपका ग्रिड का नींव पड़ा था, ठीक है, नींव पड़ा था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड देखिए क्या है। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत 3 स्तरीय सरकारी ढांचे का सही क्रम ग्राम, जिला, राज्य, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ग्राम से राज्य, जिला तक, जिला से आपका राज्य तक। ग्राम दूध समिति होता है, फिर जिला दूध संघ होता है, राज्य दूध महासंघ हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाने में निम्नलिखित में किस व्यक्ति की भूमिका सबसे रहा है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है, जनक माने जाते हैं। वो भी याद रखिएगा। उन्होंने अमूल मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करवाया। तो ये भी बहुत बड़ी एक इनकी उपलब्धियां होती है। अगला जो है, ऑपरेशन फ्लड का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था? तो ये ग्रामीण किसानों की आय में वृद्धि हुई थी। ऑपरेशन फ्लड ने मध्यस्थों को, जो बिचौलिया था, उनको हटा दिया था और किसान को सीधे लाभ देने लगा। इससे क्या हुआ, ग्रामीण आय में, रोजगार में बढ़ोतरी मिली और जिससे क्या हुआ कि ये सामाजिक आर्थिक प्रभाव कैसा बढ़ गया, औद्योगिक आपका ग्रामीण किसानों की आय में वृद्धि हो गया है। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन ऑपरेशन फ्लड के बारे में सही नहीं है? तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हम लोग देखेंगे। इससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध आयातक बना है, ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही है। दूध के राष्ट्रीय बाजार ग्रिड, मिल्क ग्रिड की स्थापना करना, ये सही है। यह सहकारी आंदोलन पर आती है, ये भी सही है। इसने डेयरी अवसंरचना को मजबूत किया, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। आपका अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लॉ के वितरण और के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या था आपका कि उड़ीसा लॉ यस्क में उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लॉ यस्क उत्पादन है, एक राज्य है, ठीक है। तो ये सही है। दुर्ग, बस्तर चंद्रपुरा खनिज पट्टी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, तो ये भी आपका सही है। थर्ड जो है हमारा
कि भारत में लौह अयस्क मुख्यतः अवसादी शैलों में पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। ये आग्नेय और कायांतरित चट्टान में पाया जाता है, कायांतरित चट्टान में पाया जाता है। तो इसलिए हमारा कथन 3 गलत है, तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इस बात का नहीं, बॉक्साइट का है। ये दक्कन पठार और पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी आपका बॉक्साइट का। अगला क्वेश्चन जो लगे हुए हैं, देखिए थोड़ा सा इस तरीके से लग गया है, ये भी आप लोग देखिए, खनिज और प्रमुख क्षेत्र, तो सही उगम से अबरख जो है झारखंड में, ये सही है। बिहार बेल्ट और झारखंड बोर्ड। पेट्रोलियम आपका मुंबई हाईवे, ये भी सही है। यूरेनियम जादूगोड़ा, ये भी सही है, जादूगोड़ा यानी झारखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ठीक है, तीनों हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कोयला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि झरिया भारत का सबसे बड़ा कोकिंग कोल आपका क्षेत्र है। कोकिंग कोल जो है क्षेत्र आपका क्या है, आपका सही है। लिग्नाइट मुख्यतः तमिलनाडु में पाया जाता है, तो ये भी सही है। लिग्नाइट जो है नवेली, ठीक है, नेवेली तमिलनाडु में पाया जाता है, तो ये आप सही है। और भारत में एंथ्रासाइट कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता नहीं, यहाँ पे एंथ्रासाइट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे आप किए होंगे, आप जब मृदा के बाद वाले जो आप किए होंगे कृषि वाले क्षेत्र, उसमें आपको मिला होगा। कोयला के प्रकार भी मैं बता चुका हूँ, द हिंदू में भी मैं बताया हूँ बहुत अच्छे से, तो आप लोग जाके द हिंदू भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ द हिंदू कीजिए आप लोग। भारत में थोरियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा कथन सही है आपका, कौन सा है आपका, थोरियम क्या है आपका, थोरियम के बारे में, तो ये है आपका ये पेट्रोलियम बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठार में पाया जाता नहीं। ये तटीय बालू में मोनाजाइट आपका सॉरी, ये आपका बी नंबर सही है। ठीक है, ये तटीय बालू में मोनाजाइट के रूप में पाया जाता है, तो ये थोरियम के बारे में सही है। और प्रमुख राज्य जो है आपका थोरियम के लिए, आप ये नोट कर लीजिएगा, केरला हो गया आपका, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु हो गया, और फिर उड़ीसा हो गया। ठीक है, भारत के पास विश्व का बड़ा थोरियम भंडार है, तो ये भी आप याद रखिए, जो केरल तमिलनाडु उड़ीसा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भारत में सीमेंट उद्योग का आधार बनता है, तो ये आपका चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट निर्माण का प्रमुख कच्चा माल माना जाता है, चूना पत्थर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में खनिज संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमारा कौन सा है, सभी खनिज नवीकरणीय संसाधन है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है कि यह 2008 की खनिज नीति का स्थान लेती है, तो ये भी सही है, जो 2019 में बना। ठीक है, आपका इसका उद्देश्य खनिज क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करना है, तो ये भी सही है। और थर्ड जो है आपका कि इससे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है। इसे आपका खान मंत्रालय सॉरी खान मंत्रालय यानी मिनरल्स मिनिस्टर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, किया गया है। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही होगा, 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2। आपका राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के में खनिजों को किस रूप में माना गया, तो ये आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय संपदा यानी आपका शेयर्ड नेशनल वेल्थ के रूप में माना गया, यानी राष्ट्रीय संपदा के रूप में, जिनका उपयोग जनहित में ही होना चाहिए। ये अवधारणा अंतर पीढ़ी समानता से जुड़ी हुई है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के अंतर्गत खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए किस प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है, तो ये आपको दी गई है ना, आपको
ई ऑक्शनिंग, ठीक है? ई ऑक्शनिंग पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आपका क्या है, ई ऑक्शनिंग यानी ई नीलामी को बढ़ावा दिया गया। इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार में कमी आएगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी। ओके, अगला जो है क्या क्वेश्चंस कर रहा है कि जिला खनिज फाउंडेशन जो डिस्ट्रिक्ट आपका मिनरल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है आपका खनन प्रभावित क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक विकास करवाना, ठीक है? राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में किस विशेष पर बल दिया गया है? तो इस पर किस पे आपका खनिज अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी पे बल दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? जो एक्सप्लोरेशन प्राइवेट प्लस आपका क्या है पार्टिसिपेशन पे बल दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के अनुसार खनन के बाद किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो ये आपका खदान बंदी और भूमि पुनर्वास पर, ठीक है? माइन क्लोजर और रिक्लेमेनेशन सतत खनन का महत्वपूर्ण भाग है माना जाता है और पर्यावरणीय जो संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है आवश्यक भी होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो ये हुआ था आपका खनन खान एवं खनिज जो विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 है। आपका एमएमडीआर जो है आपका मिनरल एंड माइंस एंड मिनरल्स जो है डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत हुआ है, ठीक है? तो ये आप याद रखिए। जिला खनिज फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका क्या उद्देश्य है आपका खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का कल्याण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के लिए निधि का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका कौन सा स्रोत है आपका? ऑप्शन नंबर सी खनन जो पट्टा धारकों द्वारा दिया गया योगदान। ओके, आपका लास्ट जो क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन निधि के संबंध में उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है आपका क्या कह रहा है कि इसका उपयोग केवल खनन श्रमिकों के लिए किया जाता है, सही है। इसका उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल जो है इसमें किया जाता है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा और इसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो सही है। ये केवल 1 और 3 है, ठीक है? ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है कि क्या बोल रहा है कि डीएमआरपी के संबंध का राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 से क्या संबंध है? तो ये है जो आपका नीति 2019 में डीएमएफएम को सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रमुख साधन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आज का ज्योग्राफी का क्लास कैसा लगा? तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और 1000 का सब्सक्राइबर का हमारा एक लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप उस लक्ष्य को पूरा करवाइए। जो भी नए लर्नर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को ज़रूर दबाया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय